गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT 4 बैच की क्लास लेकर। आज की क्लास केवल शाम को होती है। कल से फिर यह क्लास सुबह 8 बजे एज इट इज़ अपने तयशुदा समय से चलता रहेगा। ध्यान रखेंगे कि जो क्लासेस हैं आपकी इस प्रकार से संरचित की गई है कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 70 to 80% तैयारी आपकी यही हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लगातार पढ़ना भी है, समझना भी है। एक विकास क्रम है। इतिहास को हम केवल फैक्ट्स के नज़र से नहीं देखते, एक डेवलपमेंट देखते। पूरा पाषाण काल में जो इतिहास प्रारंभ हुआ वह किस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते पूरे प्राचीन काल के दायरे को पार करते हुए अब मध्यकालीन दायरे में आ गया है, और अब एक नई राजवंश की स्थापना फिर से हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि यही इतिहास आगे बढ़ते हुए, कदम बढ़ाते हुए मॉडर्न में पहुंच जाएगा, और मॉडर्न के बाद ये पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह भी कि जो यह विकास क्रम है, अगर आपके फ्रेम में नहीं आ रहा है, यानी आप इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक दो बार पढ़ने की और ज़रूरत है। जब आप पहली बार सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं तो हो सकता है कि सारी बातें समझ में ना आए। आज की क्लास 1 घंटे की रहेगी। मंगलवार की क्लास 1 घंटे की ही रखते हैं, क्योंकि फिर सुबह के लिए दूसरी तैयारी करनी होती है, कुछ कॉपियाँ वगैरह चेक करनी होती है। लेकिन कल जब मैं आऊँगा तो कल से आपकी क्लास अगले मंगलवार को भी कहें तो 1.5 घंटे से शुरू हो जाएगा, यानी 1.5 आवर मैं लूँगा एंड 1.5 आवर आपकी ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी, ताकि सिलेबस को थोड़ा सा इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है तो इसको तेज़ी से आगे बढ़ा सके। तो आज की क्लास 1 घंटे की होगी, कल से यह क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी। सुबह हम लोग मिल जाएंगे 8 बजे से। वेरी गुड इवनिंग जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं। 1 मंथ बाद लाइव आप आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, कन्हैया जी आपकी मर्जी। आप रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर पड़ता है। कि यूसुफ और जुलेखा की कहानी अरबी में भी है, वही है, यूसुफ जुलेखा वहीं की कहानी है। 8 बजे क्लास आज मैं 8 बजे की थी। कितना मिला था निशा कुमारी? 28 नंबर शायद आपने बताया था कि मुझे, शायद 28 है, पता नहीं कितना आया था, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, कल से 1.5 घंटे की क्लास कर देंगे। वैसे तो मैंने सोचा था 2 घंटे कर लेंगे, लेकिन 1.5 घंटे इसलिए कर रहे हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस भी पीछे चल रहा है, तो ज्योग्राफी के सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पैरेलल चलता रहेगा। बीच में आपका तो वही टाइमिंग रह गया, जो आपको आदत पहले से आदत है वही आपकी रहेगी, आपका कोई गैप नहीं होगा। यहाँ पर भक्ति आंदोलन की जब बात कर रहे थे तो भक्ति आंदोलन में सांस्कृतिक विकास की बात कर रहे थे, और सांस्कृतिक विकास में जो लास्ट हेडिंग हमने डाला था वह डाला था आपका कि कुछ फारसी साहित्य जिसकी चर्चा हमें करनी थी। और वह फारसी साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा यह फारसी साहित्य लिखा गया था। ध्यान रखिएगा कि कल से मेडिवल हिस्ट्री प्रारंभ कर रहे हैं सुपर 60 क्लास में। आप लोग तो नहीं जाते होंगे सुपर 60 क्लास में, वहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री को थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो जैसे यहाँ अमीर खुसरो की चर्चा करते हैं तो केवल एक दो ग्रंथ के साथ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरे जितने भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है मध्यकालीन भारत के, कल उसकी चर्चा करेंगे। यानी बहुत सारे लेखक की चर्चा वहाँ पर हमें करनी है, समझाते हुए एक PDF भी बना करके आपको देते हैं, ताकि आपको नहीं, मतलब जो सुपर 60 क्लास है उनको देते हैं। आपका मतलब संदर्भ बच्चों से था। आप लोग अभी बेसिक क्लास में हैं तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो प्रमुख कमी हो जाता है वह है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म देखें तो बहुत बाद में होता है, लगभग 1252 ईस्वी में बदायूं में जन्म होता है। बदायूं, जिसको हम कहते हैं पटियाली, में जन्म होता है। जन्म उत्तर प्रदेश में होता है। यानी देखिए होता क्या है कि आप अमीर खुसरो को देखेंगे, अमीर खुसरो तो दूसरी पीढ़ी का हो गया। पहली पीढ़ी जो 1192 में ही आ गई थी, तो उसके लगभग लगभग आप समझिए कि 52 और 8, लगभग 60 साल के बाद इसका जन्म होता है। यानी तुर्कों के आगमन का 60 साल हो चुका था। इस दौरान जो भारत में तुर्क स्थापित हुए वो अब अपने आप को विदेशी नहीं मानते थे, वो अपने आप को अब देसी ही मानने लगे। और जैसे आप अमीर खुसरो को पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो चर्चा करता है कि मुझे भारत पर गर्व है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत पर गर्व है, उसी तरह से अमीर खुसरो भी कहता है कि मुझे हिंदुस्तान बहुत बढ़िया लगता है। क्यों कहता है?
कि उसका जन्म ही यहाँ पर हुआ है। अब वो विदेशीपन जो होता था शुरुआत के दौर में, शुरुआत के तुर्की सरदारों में जो विदेशीपन था वह समाप्त हो गया है। अब यहाँ तुर्की लोग अपना राज्य मानते हैं, अपना देश मानते हैं, यही उसका जन्म हुआ था। इसलिए आप देखेंगे कि एक भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जिसको सबसे पहले स्वर देता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया, बहुत सारे साज सज्जा के विकास में योगदान दिया, जैसे सितार है, तबला जैसे वाद्य यंत्र को देखेंगे तो अमीर खुसरो के द्वारा ही स्थापित किया गया है। बहुत सारे नए नए शास्त्रीय राग बनाए गए थे, यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और हर ग्रंथ में उसने भारतीय परिवेश की चर्चा की, यह मान करके कि भारत मेरा देश है। अब इसका लगाव भारत से हो रहा है क्योंकि यह अपने आप को अब विदेशी नहीं मानेगा। यहाँ कहाँ होता है? पटियाली है आपका 1252 में जो होता है आपका उत्तर प्रदेश। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में, अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में क्या किया है? रचनाओं में भारत की प्रशंसा की, भारत तथा दिल्ली की भारी प्रशंसा की है, दिल्ली की भारी प्रशंसा की है। इसको कहा है हजरत दिल्ली, यहां हम लोग नहीं लिखेंगे, भारी प्रशंसा की है। इसका तात्पर्य है कि, इसका तात्पर्य है कि तुर्क अब क्या थे? तात्पर्य है कि तुर्की लोग भी स्वयं को भारतीय ही मानने लगे, स्वयं को भारतीय ही मानने लग गए थे, स्वयं को भारतीय ही मानने लग गए थे। एक तरह से समावेशन होने लग गया था। यह अमीर खुसरो के रचनाओं में देखते हैं। यहां पर बहुत सारी रचनाओं की चर्चा नहीं की गई, लग गए थे। बहुत सारी रचना है, खजाइन उल फुतू है, तुगलकनामा है, आशिका है, नूह ए सिपिहर है। 4-5 ग्रंथ हम देखते हैं यहाँ पर अमीर खुसरो के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ इसका उल्लेख नहीं किया गया है एनसीईआरटी में ताकि बच्चों को अधिक लोड ना पड़े। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि था, केवल इतना ही कह करके साइलेंट हो गया है। और थोड़ी सी प्रवृत्ति यहाँ पर यह बताई है कि इसने किस प्रकार से भारतीयकरण का प्रयास किया है। पटियाली, हाँ जल बिल्कुल है, वहीं पर है, लगभग वहीं बदायूं इसके आसपास ही होगा। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल शुभांगी, क्यों नहीं कर सकते? हाँ ऑलवेज कर सकते हैं। प्रासंगिक मैसेज तो ऑलवेज कर सकते हैं, ऑलवेज ही कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि इसने भाषा तथा साहित्य के विकास में, तथा भाषा साहित्य एवं संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाषा साहित्य तथा संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे हम देखते हैं महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, यहां ले लेंगे उदाहरण, किस प्रकार का योगदान दिया, जरा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, स्थानीय भाषा, फारसी भाषा में तो उन्होंने लेखन किया ही, लिखेंगे इन्होंने फारसी भाषा में तो लेखन किया ही, साथ ही फारसी भाषा में लेखन तो किया ही, साथ ही हिंदवी जैसे, हिंदवी जिसको अब वर्तमान में हम हिंदी कहते हैं, हिंदी जैसी स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा दिया, स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा दिया। अंशु यादव, ये सब सवाल यहां पर नहीं पूछा जा सकता, कारण है कि वो पूरा पैकेज में शामिल है, पूरा का पूरा वह पैकेज में ही शामिल है। ठीक है बच्चे, तो यहां हमने देखा हिंदवी भाषा को भी यह बढ़ावा देता है। एक संगीतज्ञ भी था, यह क्या था, एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। यह एक
संगीतज्ञ भी था, संज्ञ भी था। शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया से इसके गहरे संबंध थे, इसके गहरे संबंध थे। शेख निजामुद्दीन औलिया से इनके गहरे संबंध थे। माना जाता है कि अमीर खुसरो ने क्या किया? खुसरो ने तबला तथा सितार जैसे वाद्य यंत्रों का विकास किया। तबला आपने देखा होगा, वाद्य यंत्रों का विकास किया। माना जाता है कि इसने तबला तथा सितार जैसे, हालांकि सितार वाले पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वास्तव में इसका विकास हुआ ही नहीं, हुआ है या नहीं हुआ है, या होने में क्या अमीर खुसरो का योगदान रहा है या नहीं रहा है। पहले हम क्या देखते हैं कि ढोलक या मृदंग जिसको कहते हैं वो एक इलकाई होती है, यानी उसको दोनों तरफ से हम बजाते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है ढोल वगैरह तो आपने देखा ही होगा। ढोल जिसमें कि दोनों तरफ बराबर होता है उसको हम ढोल कहते हैं। और मृदंग क्या होता है, एक तरफ छोटा रहेगा बजाने वाला, उसके आवाज़ थोड़े से डिफरेंट निकलते हैं, और एक तरफ थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो थोड़ा डिफरेंट आवाज़ निकालता है। यानी एक ही वाद्य यंत्र में हम दो आवाज़ जब निकालते हैं, मतलब ढोल में इस प्रकार के ढोल का दोनों सिरा एक समान चौड़ा होता है। और जब हम देखते हैं कि अब मृदंग की बात करें तो एक सिरा उसका छोटा हो जाएगा, एक सिरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको मृदंग को काट करके एक नया ही वाद्य यंत्र बना दिया गया जो दोनों हाथों से बजाया जाता था पैरेलली, जिसको हम तबला कहते हैं। आई थिंक ये सब बातें तो आपने देखी ही होगी। अमीर खुसरो ने तबला और सितार, अब सितार क्या है, जैसे हम सरस्वती माता को बीना बजाते देखते हैं, बीना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाद्य यंत्र है, उसका सरल रूप आपका सितार हो जाएगा, जिसमें हम सारंगी वगैरह के साथ मिश्रण करके, मतलब दोनों टेक्नोलॉजी को साथ मिला देते हैं। तो वीणा थोड़ा कठिन है, एक बहुत जटिल वाद्य यंत्र है, और सितार क्या है, एक आसान है जिसको आसानी से बजाया जा सकता है। और माना जाता है कि यह अमीर खुसरो के द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था। फिर हमने क्या देखा, माना जाता है कि इसने अनेक रागों का भी आविष्कार किया। माना जाता है कि इसने अनेक शास्त्रीय राग नहीं समझ पा रहे होंगे, शास्त्रीय रागों का भी आविष्कार किया था। शास्त्रीय राग क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं शास्त्रीय संगीत गाया जाता है, शास्त्रीय संगीत, राग यनम है, राग घोड़ा है, राग भैरव है, यानी जब संगीत हम गाते हैं तो किसी सुर और ताल के साथ गाते हैं, ऐसे नहीं कि सीधा कुछ बोलना शुरू कर दिए। संगीत में लयबद्धता कहाँ से आती है, उसके एक विशेष टर्म्स होते हैं। आप संगीत के पद को देखें तो उसको आप कहानी की तरह लिख देंगे, नहीं, उसको आप कहानी की तरह बोल सकते हैं, लेकिन उसको संगीत में कैसे बोलते हैं, उसके लिए एक विशेष राग होता है, उसी को हम फॉलो करते हैं तो वह शब्द संगीत में ढलता चला जाता है। तो संगीत यानी क्लासिकल संगीत में ढालने के लिए बहुत सारे राग का इन्होंने आविष्कार किया। राग यनम वगैरह, घोड़ा राग यनम, ये सब अमीर खुसरो के द्वारा ही एक तरह से आविष्कृत किया जाता है। बाद में चल करके इसका बहुत अधिक परिष्करण भी होता है। अन्य कवि अगर देखें, अन्य विद्वान इस काल के अगर देखें तो यहां पर हो जाएगा फिरदौसी। इसने क्या लिखा, इसने लिखा आपका फिरदौसी कहां है, जौनपुर का निवासी है। फिर हम देखेंगे सादी क्या है, यह भी आपका जौनपुर का निवासी है, जैसे उसको हम बंदायूं में देखते हैं। फिर एक देखेंगे आपका जियाउद्दीन बर्नी एक लेखक का नाम है, इसने लिखा है तारीख ए फिरोज शाही, या लिखा है इसने, दूसरा लिखा है फतवा ए जहांदारी, एक ग्रंथ यह भी लिखा है
फतवा ए जहांदारी। फिर आप देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी हो गया जिसने 2 ग्रंथ लिखा, तारीख ए फिरोजशाही या फतवा ए जहांदारी भी लिखा। एक और इससे पहले आप देखेंगे, एक है आपका मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज एक लेखक और भी है जिसने लिखा है आपका तबकात ए नासिरी। एक और लेखक है मलिक मोहम्मद इसामी है, उसने भी इसी प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। यह एक संगीतज्ञ भी था, शेख निजामुद्दीन औलिया से इसके गहरे संबंध थे। क्या मैं आपसे पूछूं, कोई बच्चा जवाब दे पाएगा, ये जो भैया है शेख निजामुद्दीन औलिया, क्या ये सुल्तान थे, सूफी संत थे, सेनानायक थे या विदेशी आक्रमणकारी थे? क्या थे ये? क्या ये सूफी संत थे? एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कहां तक आपकी जागरूकता है। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया कौन थे? मंगोल आक्रमणकारी, ठीक है। दूसरा है दिल्ली का सुल्तान, महान कवि तथा लेखक हो जाएगा। और डी हो जाएगा एक सूफी संत। जरा फटाफट इसका उत्तर दीजिए तो क्या देना चाहते हैं। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? मंगोल आक्रमणकारी, दिल्ली का सुल्तान, महान कवि तथा लेखक और एक सूफी संत। इसको मैं ये लगा देता हूं, इसको मैं लिखा देता हूं आपका पोल में लगा देता हूं। एक बार मैं देख तो लूं कितना % बच्चे यहां पर हैं जो जागरूक है। एक पोल में लगा देता हूं कि क्या इसका हो सकता है, आप पोल में क्या आंसर दे सकते हैं। 60 सेकंड में इसमें दे रहा हूं ताकि पोल देख करके आप उत्तर दे पाए। शेख निजामुद्दीन औलिया कौन है, एक बार देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे तो सही आंसर दे ही रहे हैं और अनुष्का कुमारी ने कह दिया है कि एक विदेशी थे। जरा इसमें पोल में दीजिए तो आंसर, देखें कि कितना % बच्चा जो क्लास में उपस्थित है उनमें से कितने % बच्चे सही उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है शिवांगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो सही दे रहे हैं, कुछ ही बच्चे गलत दे रहे हैं, तो चलिए एक्सेप्टेबल है। बहुत कम बच्चे गलत दे रहे हैं तो एक्सेप्टेबल यह है। एक जैसे बच्चों ने कहा, लगभग 9% बच्चों ने कहा कि एक मंगोल आक्रमणकारी है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने लगभग जो अभी का स्कोर आ रहा है वह आ रहा है, जिनका गलत हो रहा है वो आप समझ लेंगे कि क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आपने रिकॉल नहीं किया है, क्योंकि ये सब बातें हम अगले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो लगभग जो आपका प्रश्न आ रहा है, चलिए ठीक है प्रियंका भारती, मैक्सिमम बच्चों का मैं देखता हूं सही ही है आंसर। लगभग 72 या 73% बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, जो कि मैक्सिमम है। इतना तो किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आपको याद है। कुछ बच्चों के गलत हुए, तो भाई जो उसका गलत हुआ है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे और कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है कि अचानक आपको याद भी नहीं हो। जियाउद्दीन बर्नी है, मिनहाजुस सिराज है, तबकाते नासरी है। ध्यान रखिएगा ये सब एरिया जो है वो क्वेश्चन बनाता है, इस सभी एरिया से क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, हाँ ठीक है, डी होगा। अमीर हसन सिजी की बुक फवायद अल फवाइद किसी, चलिए वो सब आगे देखेंगे, यहाँ जितनी चर्चा हो रही है उतना ही कर पाएंगे ना। और जब हम एडवांस लेवल पर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे हम क्या देखते हैं यहाँ पर, फिर आगे एडवांस पर और भी बुक लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फारसी लेखकों ने क्या किया, लेखकों ने संस्कृत ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद किया। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया। एक उदाहरण मिलता है, केवल उदाहरण। संस्कृत ग्रंथ कौन है आपका? संस्कृत ग्रंथ है आपका तूतीनामा। संस्कृत ग्रंथ का है नाम क्या है? तूतीनामा। तूतीनामा मतलब क्या होता है? तोता के माध्यम से यह कहानी चलती है। एक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है किताब है तूतीनामा। और तूतीनामा का यहां पर जिया नक्शबी ने इसका फारसी में अनुवाद किया। जिया नक्शबी ने इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया।
फारसी में अनुवाद किया, किसके काल में अनुवाद किया? फिरोज शाह तुगलक के काल में, या फिरोज तुगलक के शासनकाल में, के शासनकाल, यहां पर इसका अनुवाद किया जाता है। फिरोज ने भी बड़े पैमाने पर अनुवाद विभाग की स्थापना की, जो संस्कृत साहित्य है उसका अनुवाद करवाया। लेकिन संस्कृत साहित्य का एक दोष रहा, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि फारसी भाषा में संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद तो किया गया, लेकिन संस्कृत ग्रंथ द्वारा किसी फारसी ग्रंथ के उल्लेख नहीं प्राप्त होते हैं इसका अनुवाद किया गया। एक तरह से यह पिछड़ेपन को दिखाता है कि हम दूसरे ग्रंथ को नहीं तवज्जो देते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? एक तरह से यहां पर अनुवाद होता है, जैसे कश्मीर के शासक जैन उल अबिदीन ने क्या किया? अबिदीन ने आपका राज तरंगिणी तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। नाम नहीं मिलता है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया। फारसी मतलब क्या होगा? फारसी भाषा। एक तरह से यहां पर हमें कुछ उल्लेख दिया गया था, जैसे कुछ और भी देखेंगे तो 2-4 पैराग्राफ और भी आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जिसमें कि वाद्य यंत्र वगैरह के बारे में बताया गया है, तो वो हमने पहले ही आपको लिखा दिया है, तो वहां आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको कंसाइज कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? कुछ साहित्य की प्रगति होती है इस कालखंड में, और वह ठीक ठाक प्रगति दिखाई देती है जितनी होनी चाहिए। इसमें जो एडिशनल मैटर होता है, जो एनसीईआरटी से बाहर का है, उसको हम लोग एडवांस वाले में पढ़ते हैं, लेकिन आपका 70% 80% बातें यही रहेंगी, वहां पर भी फैक्ट्स बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो यही रहना है, कॉन्सेप्ट में तनिक भी हेर फेर नहीं होना है। इसलिए मैं कहता हूं कि 70 to 80% आप यहीं पर तैयार हो जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी बैच का सहारा लेते हैं और इसको आप वास्तव में उठा लेते हैं, तो 70 to 80% आप यहीं तैयार हो चुके होंगे। आगे आपको बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए कोई नहीं। प्रतिभा जैसे आपने दिया, अमीर खुसरो तूती ए हिंद है, तूती ए हिंद कहलाता है, लेकिन वो सब यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। जो आपने इंफॉर्मेशन लिया है वो तो ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर हमारा हो जाता है पूरा यहीं पर। अब जो चैप्टर हम लोग पिक करने वाले हैं वह चैप्टर आपका हो जाएगा ये वाला। ये तो हमने कर लिया, ये वाला चैप्टर होगा, और यहां से आज की क्लास हमारी शुरू होगी। कौन सा चैप्टर होगा? तो उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष भाग 2 है, और बेसिकली यह क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना है 1524 से 1555 के बीच में, यानी इसी में हमारा शेरशाह भी आ जाएगा। एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कि बाबर के राज्य की स्थापना भारत में कैसे होती है इसकी चर्चा करेंगे। बाबर भला भारत में राज्य स्थापित करने के लिए ललायत क्यों होता है? वह तो बहुत दूर था, समरकंद में रहता था, फरगना में रहता था, वह भला भारत क्यों आ रहा है? अगर हम समरकंद की बात करें तो समरकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में, वर्तमान जो उज्बेकिस्तान है, नाम आपने सुना है? मध्य एशिया में जहां उज्बेक लोग रहते हैं उसको हम उज्बेकिस्तान कहते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब मध्य एशिया का एक देश। तो वर्तमान में जो समरकंद है, जहां की बाबर मूल रूप से रहता था, फरगना है, वह आपका उज्बेकिस्तान में। और वहां से बाबर भला भारत की तरफ क्यों आ रहा है, जबकि आने का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है? वह अगर मध्य एशिया में जमा रहता तो वह उत्तर यानी पश्चिम की तरफ चला जाता, वह यूरोप में प्रसार कर सकता था, या ईरान तक प्रसार कर सकता था, या सीरिया है, मेसोपोटामिया जिसको आप इराक कहते हैं, वहां भी प्रसार कर सकता था। बहुत बड़ा क्षेत्र वहां पर है जहां से वह प्रसार कर सकता है। रूस की तरफ जा सकता था, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां वह प्रसार कर सकता था। भारत आने के लिए तो उसको बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, ना जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। फिर भी बाबर भारत की तरफ आता है, और आता ही नहीं है बल्कि इस प्रकार से आता है, फिर यहाँ से जाता भी नहीं है, और यहाँ पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है सल्तनत काल के बाद। क्या कहानी रही, क्या किस्सा रहा, इसको जरा देखते चलेंगे। लेकिन एक पहले समझ लेंगे कि बाबर जहां रह रहा है वहां की समस्या क्या है, कैसे बाबर का वंश उद्भव होता है, और वहां पर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाबर को भारत आना पड़ता है। थोड़ा मैप देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे।
ये चैप्टर अपना चलेगा। चैप्टर नंबर 12 है क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी का, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र का है। देखिए यहां पर कुछ मैप देखेंगे। वैसे मैप में शायद आपको सारी बातें समझ में नहीं आए क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसको पॉइंट आउट कर देता हूं जहां आपको समझना होगा। अब देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जो नदी है, ये है आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी से तब हम लोग परिचित है ना, जो सिंधु नदी है उससे तो हम परिचित हैं। सिंधु नदी क्या है कि थोड़ा सा भारत में अधिकांशतः हिस्सा उसका पाकिस्तान में गुजरता है, पाकिस्तान में ही प्रवाहित होता है सिंधु नदी वर्तमान में। तो सिंधु नदी उस समय एक तरह से भारत का बॉर्डर था। जब सल्तनत काल को हम देखते हैं उस समय सिंधु नदी से थोड़ा आगे ब्यास नदी तक बल्कि सीमा आ गई थी सल्तनत काल की। उससे पहले ऊपर का जो भाग था वो विदेशियों के हाथ में था, विदेशी शासक वहां बदलते रहते थे, आते जाते रहते थे, दिक्कत नहीं। तो जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है वह आपका आ जाएगा। जैसे आप यहां से लेके चलते हैं तो लगभग ये पाकिस्तान का क्षेत्र आ जाएगा, नहीं इतना तो नहीं आएगा, थोड़ा कम रहेगा। तो यह आपका उस समय विदेशियों के हिस्से था। अब विदेशियों में अगर देखें तो एक अफगानिस्तान का भाग है, इसके बाद वाला जो एरिया देखते हैं ये आपका अफगानिस्तान है, और यहां देखेंगे आपका गजनी, ये देखेंगे आपका काबुल, और यह देखेंगे आपका कांधार है। कांधार तीन बहुत प्रमुख राज्य हैं जो बड़े स्टेट हैं इस क्षेत्र में। अभी भी नाम यही है इसका, और अभी भी ये राज्य वहीं पर स्थापित है। काबुल तो अफगानिस्तान की राजधानी भी है, देख सकते हैं आप अपने एटलस के ऊपर। काबुल है, कांधार है और गजनी है बीच में। तीनों एक बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन यहां पर कोई ठोस शासन व्यवस्था नहीं थी, कबायली शासन व्यवस्था थी, कोई बड़ा राज्य यहां पर स्थापित नहीं था। इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, चले जाइए आप यहां पर उज्बेकिस्तान में आ जाइए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है समरकंद। समरकंद उज्बेकिस्तान है। यहां पर हम देखेंगे बुखारा एक जगह है, बुखारा आपका यहां मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहां पर आपका बल्ख हो जाएगा। ये सारे क्षेत्र मुगलों के अधीन रहे। बल्ख ये सारे क्षेत्र मुगलों के अधीन है। जहां मैंने समरकंद लगाया ये वाला, यहीं पर एक छोटा सा भाग था आपका फरगना, समरकंद के पास ही था। ठीक है, जिस समरकंद की चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान में कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान में। लेकिन उस समय तो उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे सीमा तो थी नहीं, उसमें इस देश का नाम ही नहीं था। शासन बदलते रहते थे और सीमाएं भी बदलती रहती थी। जिस कालखंड की बात कर रहे हैं कि बाबर का उदय हो रहा था, तो बाबर का राज्य तो बहुत छोटा सा था, लेकिन दूसरे तीन राज्य बड़े महत्वपूर्ण थे। आप यहां देखेंगे तीन प्रकार का कलर है। एक देखेंगे पर्पल कलर है, ये थोड़ा सा इनक्रॉच करता रहता है, इस येलो वाले भाग में भी नहीं करता रहता है। यहां देखिएगा कि ये इनक्रॉच करता रहता है। वैसे तो येलो वाला भाग येलो वाले का होना चाहिए, लेकिन इस पर हमने पर्पल कलर को भी देखा आते हुए। इसका मतलब है कि यह भी अपनी सत्ता स्थापित करता होगा। दूसरा भाग हम येलो कलर में देखते हैं, और तीसरा भाग आपका ग्रीन कलर में है। ग्रीन कलर का राज्य तो वस्तुतः यहां पर है, लेकिन हम क्या देखते हैं, इस राज्य में भी ये एंट्री करता है, यानी सीमाओं पर युद्ध चलता रहता है। तो यहां पर राज्य की सीमाएं चेंज होती रहती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये तीनों राज्य है कौन। जहां आप अफगानिस्तान देखते हैं, उज्बेकिस्तान देखते हैं, तुर्की देखते हैं, या आप मिस्र देखते हैं, या आप ईरान देखते हैं, इराक देखते हैं, सीरिया देखते हैं, वहां पर ये तीनों राज्य था क्या, वहीं पर उसी क्षेत्र का है। तो हुआ क्या कि जब मंगोल साम्राज्य का विघटन हुआ, तो मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद सत्ता किसके पास आ गई, तैमूर के पास आ गई। वही तैमूर जिसने 1398 में भारत पर हमला किया था। तैमूर ने एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना की, बहुत बड़ा राज्य था जिसमें ये सारे भाग आते थे। लेकिन आगे चल करके तैमूर राज्य का भी विघटन हो जाता है, क्योंकि कोई राज्य हमेशा के लिए अस्थायी तो रहेगा नहीं। जब तैमूर राज्य का विघटन हुआ तो उसके अवशेष पर तीन बड़े राज्य, शक्तिशाली राज्य बन जाते हैं। तैमूर का उत्तराधिकारी तीन राज्य बन जाता है। एक आप देखते हैं राज्य, ये ग्रीन कलर वाला है। दूसरा राज्य आपका येलो कलर वाला है, और तीसरा राज्य जो है यहां पर्पल कलर वाला है, जिसको तुर्की का क्षेत्र वर्तमान में कहते हैं। वहां पर नाम केवल आप सुन लीजिए। यह जो उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उज्बेक राज्य।
उज्बेक जनजाति हुआ करता था, उसके नाम पर इसको उज्बेक कहा करते थे। उज्बेक एक जनजाति का नाम है उज्बेक। अब यह मत पूछिएगा कि उज्बेक कौन है, एक जनजाति का नाम है। अब नाम का मतलब क्या होता है ये सब जाने का मतलब नहीं। ये जो पीला वाला भाई साहब है इसको कहते हैं सफावी राज। सफावी राज्य, ये सफावी राज्य क्या है भैया? ये राज्य कहता है कि मेरी जो वंशावली है वह पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है, उनके पुत्री से जुड़ा हुआ है, तो मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश का हूं। सफावी उसी को कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज। इसने कहा भाई मैं बहुत पवित्र व्यक्ति हूं, मेरा राज्य तो बड़ा मजबूत होना ही चाहिए। जनरली ये सफावी जो होते हैं ये सिया धर्मावलंबी होते, सुन्नी नहीं होते। ये क्या होंगे? सिया। ये जो उज्बेक हैं ये कौन मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान। मुसलमानों में दो वर्ग है, एक सिया है एक सुन्नी है। ठीक है, जो उज्बेक था वह सुन्नी मुसलमान है सब एक ही पार्ट। सफावी राज्य जो है वह सिया धर्म को मानने वाला है। और यहां हम देखते हैं कि उस्मानिया राज्य स्थापित होता है खलीफा उस्मान के नेतृत्व में। उस्मानिया राज्य को हम अगर अंग्रेजी में कहें, इसको हम कहते हैं ओटोमन साम्राज्य। इसको हम क्या कहते हैं? ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। और यह भी आपका सुन्नी धर्म वाला ही देश है। सुन्नी यहां है, सुन्नी यहां है, बीच में कौन है भैया? सिया धर्म के देश हैं। और सिया धर्म वाला कम पावरफुल नहीं, तीनों बराबर का पावरफुल स्टेट है। अब तीन राज्य अगर बराबर का होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप जानते हैं कि जैसे ही बराबरी का मौका मिलेगा वैसे ही युद्ध होना, मतलब बराबरी में अगर असंतुलन स्थापित हुआ, अगर तीनों के पास बराबर पावर है तो युद्ध नहीं हो। अगर कहीं असंतुलन उत्पन्न हुआ तो फट से युद्ध हो जाता है, क्योंकि एक शक्ति दूसरे शक्ति को पराजित करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं तीनों शक्ति कमोवेश बराबर था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों मिल करके इस पर हमला कर दे और ये दोनों मिलके कभी इस पर हमला कर दे। क्योंकि तीन है तो शक्ति संतुलन बनाने के लिए एक का मिटना बड़ा जरूरी है। इसलिए तीनों में लगातार संघर्ष होता रहता था। तीनों राज्य आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, जो राज्य की प्रकृति होती है। अब इन तीनों कहानी के बीच में बाबर कहां है? बाबर इन तीनों में से कहीं नहीं है। यहां उज्बेक है, यहां सफवी है, वहां उस्मानी है। तो बाबर भैया कहां है? तो बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा था, एक बहुत से छोटे क्षेत्र फरगना पर शासन कर रहा था। एक बहुत छोटा सा क्षेत्र, अलग थलग सा क्षेत्र, बहुत उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, वहां पर शासन कर रहा था। शासन कर ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो उज्बेक है, उज्बेक जो यहां पर आप देखते हैं है, उज्बेक असल में, और उज्बेक और मुगल बाबर दोनों एक ही खानदान से बिलोंग करते थे। पहले ये लोग मंगोल हुआ करते थे, बाद में जब तुर्की खानदान में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ तो फिर दोनों, मतलब दो प्रकार के राजवंशों का उदय होता है। एक आप बाबर को देखते हैं या बाबर का खानदान है, और एक आप उज्बेक का देखते हैं। उज्बेक शक्तिशाली हो गया, बाबर शक्तिशाली नहीं हो पाया। दोनों लगभग एक ही वंश के उत्पत्ति है, मंगोल और तुर्क वंश का। जैसे आप बाबर को पढ़ते हैं, अगर आपने वनडे एग्जाम में पढ़ा होगा, बाबर के बारे में सुना होगा कि बाबर की माता मंगोल थी और बाबर का पिता तैमूर के वंश का था। तो यानी तुर्क और मंगोल दोनों का खून दोनों के रक्त में दौड़ रहा था। जब चचेरा भाई वाली स्थिति आती है तो बड़ा युद्ध होता है। आप भी देखते होंगे गांव में दूसरे से झगड़ा कम होता है, पड़ोसी से झगड़ा सबसे ज्यादा होता है। वही स्थिति दोनों की थी। तो बाबर का पिता वैसे बड़े छोटे से क्षेत्र में शासन करता था, लेकिन उसकी भी महत्वाकांक्षा थी कि हम भी बड़े क्षेत्र में शासन करें। इसलिए वह कोशिश करता था कि यहां फरगना से निकल करके समरकंद को भी मिला करके थोड़ा राज्य अपना बड़ा कर ले। और जैसे ही समरकंद जीतने की कोशिश की, यहां जो उज्बेक है उसको लगा अच्छा मेरी तरफ आ रहे हो, उसने उसको पराजित भी कर दिया। ये कहानी लंबी चलती रही और इसी बीच में हम देखते हैं कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और बाबर शासक बन जाता है। फिर बाबर को लगातार यहां चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, लगातार युद्ध हो रहा था। इसलिए बाबर ने सोचा इस झगड़े से निपटने से अच्छा है, झगड़े में पड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा नीचे चले आते। वो फिर कहां है? इस क्षेत्र को छोड़ करके वह बुखारा या काबुल आ जाता है, बल्ख को अपने नियंत्रण में रखता है और उसने काबुल को आधार बना करके शासन करना प्रारंभ कर दिया।
काबुल में उसने एक वस्तुतः वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। काबुल को तो वह जीत नहीं पाता, वहां एक राजनीतिक शून्यता स्थापित हुई थी और वहां की जो रानी थी उससे इसने विवाह किया, तो काबुल इसके कब्जे में आ गया। ऐसा विवाह मध्यकालीन भारत में अक्सर होता रहा है। अब काबुल आ गया, लेकिन इसकी ख्वाहिश होती थी कि अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करें, जो फरगना है, समरकंद है। लेकिन जैसे वहां जाए उसको हरा दे, वो बड़ा मजबूत शासक था उज्बेक। तो फाइनली जब देखा कि बड़ी लड़ाई हो रही है और कोई फायदा ही नहीं हो रहा इस लड़ाई से, बाबर उसमें बड़ी गरीबी में जी रहा था, उसको खाने के पैसे नहीं थे, सैनिकों को वेतन देने के पैसे नहीं थे, नए हथियार खरीदने के पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि चलो वहां पर चलते हैं जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, यानी वहां चले जहां पर की खूब समृद्धि है, खूब अच्छा पैसा है, खूब पैसा है, वहां पर खूब सोना चांदी है। और वह सोना चांदी वाला इलाका क्या है? वह भारत है। इसलिए बाबर क्या करता है, यहां से भारत की तरफ चला आता है और भारत में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद वह एक राज्य भी स्थापित करने में सफल होता है। वह राज्य आगे 400 साल तक चलता रहा। आशा करता हूं कि आपने बैकग्राउंड कहानी के माध्यम से समझा होगा, लेकिन कहानी तो याद रहेगी नहीं, इसलिए मजबूरी में लिखना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसमें मैटर जरूर डाल देंगे। क्या ये बातें क्लियर हुई? कुछ कहानी याद रहा? कहानी सुनने में इंटरेस्टेड लगा क्या? चाय कैसे पी लेंगे शिवानी? कौन देगा चाय मुझे? आप लोगों के पास तो बहुत माता पिता भाई बंधु जैसे हैं, लेकिन मेरे पास तो आप देखते हैं दिन भर क्लास में रहते हैं, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। खैर चलिए, क्या यहाँ पर जो मैंने कहानी सुनाई, कुछ कहानी लगा कि इंटरेस्टेड था? क्या हमने समझा कि आगे देखें बाबर के साथ क्या होता है? अभी तक तो हमने बाबर को देखा था, बाबर एक राजा था जिसमें भारत में मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन असल में बाबर को कठिनाई क्या हो रही है, क्या राजनीतिक परिदृश्य है इस क्षेत्र का, उसको हमने कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की। और जब मैं इसको अब लिखा दूंगा तो दोनों कहानी और लेखन को आप टाई अप कर, दोनों को मिला दीजिएगा। तो जब आप पढ़ेंगे इस पीडीएफ को तो वो कहानी फिर मेरी याद आएगी, फिर बातें समझने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। और भी मैप है अपने पास, ये क्षेत्र है लगभग वही है जिसमें कि हम दिखाते हैं कि कहाँ पर है हिंदुकुश पर्वतमाला, कहाँ है, कहाँ समरकंद है, कहाँ आपका फरगना है, कहाँ काबुल है, कहाँ कांधार है। काबुल, कंधार, गजनी, फिर हम बल्ख देखते हैं, समरकंद देखते हैं, बुखारा देखते हैं। ये तीनों एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब पर मैं मार्क कर देता हूँ। बुखारा है, समरकंद है, बल्ख है, काबुल है, गजनी है, कांधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। यहीं पर हम बाबर के उद्भव को देखते हैं, बाबर को यहाँ पर देखते हैं, यहीं से बाबर आता है। ये भारत में बाबर का साम्राज्य है जिसको वह स्थापित करता है। जब भारत आता है तो बाबर और उसके बाद 1707 तक हम क्या देखते हैं कि लगभग बहुत बड़े क्षेत्र तक धीरे धीरे ये राज्य फैलता चला जाता है। ये भारत में हम देख रहे हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमेशा मुगल वंश के अधीन रहा है। खास करके काबुल तक हमारी सत्ता 1717 तक रही है। उसके बाद धीरे धीरे काबुल अपने हाथ से निकलता चला गया, यानी अफगानिस्तान के सारे भाग हमारे हाथ से चले गए। लेकिन पहले अफगानिस्तान भी हमारे देश का ही पार्ट हुआ करता था, यानी जब से बाबर आया है तब से। एक समय था और जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी देखेंगे कि काबुल, कांधार वगैरह पर, उसमें कांधार को गांधार कहते थे, वहां पर अपना ही शासन था। लेकिन बाद में वह अफगानिस्तान के रूप में विकसित होता है। ठीक है, यहां पर हम एक कहानी लेकर के चलते हैं और इस कहानी को देखेंगे बाबर के अधीन या बाबर के समय एक तरह से मध्य एशिया की क्या स्थिति थी। यहां लिखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना, हेडिंग डाल सकते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना। और यहां स्थापना को जो हम देखते हैं वह देखते हैं 1526 से लेकर के 1556 ईस्वी, 56 ईस्वी तक ही देखते हैं, क्योंकि फिर दूसरे भाग में हम जाकर के देखेंगे कि अकबर का शासनकाल कैसे सुदृढ़ होता है। वो चैप्टर का नाम ही अलग है, जिसमें देखते हैं मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। बाबर को अगर देखें, जो बाबर के अधीन मध्य एशिया है, जरा उसको समझने की कोशिश करें। बाबर के अधीन मध्य एशिया, ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी समस्या मेडिवल की बहुत हद तक दूर हो जाएगी। अधिकांश बच्चे मेडिवल को नहीं समझ पाते हैं, स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन भी गलत करते हैं। तो जब इसको आप पढ़ लेंगे, जब तक ये समाप्त होगा, मुझे लगता है कि 10-20 क्लास में तो ये समाप्त हो ही जाएगा,
इसका मतलब है कि एडवांस लेवल पर मैं आधार बैच में जो कराऊंगा आपको मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री, जो एकदम विस्तृत पैमाने पर होगा, तो वहां समझने की स्थिति में आप सबसे अच्छा रहेंगे। तो आप इसके बाद उसको भी कर लीजिएगा। जैसे कई बच्चे हैं ऐसे कि जो प्राचीन भारत को यहाँ से कर रहे हैं और प्राचीन भारत को फिर एडवांस में कर रहे हैं। इसी तरह से मध्यकालीन भारत को यहाँ से करेंगे और मध्यकालीन भारत का एडवांस में खुद ही कराऊंगा, तो वहां से कर लेंगे। आधुनिक भारत यहाँ से करेंगे, आधुनिक भारत वहां से करेंगे, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इतिहास में तो और किसी की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। इतना आप पढ़ लेते हैं, ये 2-4 साल के लिए कंप्लीट है। इससे अधिक इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने से रहा। हमने क्या देखा कि 14वीं सदी में नहीं, आपको मध्य एशिया का देखिए ना, मध्य एशिया में मिल जाएगा। 14वीं सदी में क्या हो जाता है, मंगोल साम्राज्य का विघटन हो जाता है। सदी में मंगोल साम्राज्य का विघटन हुआ, साम्राज्य का विघटन हुआ। इसके स्थान पर विघटन हुआ। कुछ वर्षों की या कुछ काल की अनिश्चितता के पश्चात इसकी स्थापना होती है। अनिश्चितता के पश्चात तैमूर के अधीन तैमूरी राजवंश का उद्भव हुआ। तैमूरी साम्राज्य का विकास हुआ। साम्राज्य का विकास होता है, तैमूरी साम्राज्य का विकास होता है। पहले हमने क्या देखा, यहां पर मंगोल साम्राज्य हुआ करता था। मंगोल साम्राज्य का विघटन हो जाता है। जैसे विघटन होता है, कुछ काल के लिए अनिश्चितता भी आती है। जैसे आप मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अभियान करना चाहता था, यहाँ पर अपनी सेना भी उसने बना ली थी, जो उसके परियोजना को पढ़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक इस क्षेत्र में क्यों आना चाहता था, खुरासान तक विजय करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ साम्राज्य का विघटन हो गया है। मंगोल रहता तब तो नहीं आ पाता। लेकिन जैसे मोहम्मद बिन तुगलक तैयारी करता है, वैसे ही यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तैमूर आ जाता है। तैमूर आ जाता है और तैमूर इतना पावरफुल योद्धा था कि उसने, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, वैसे तो किताबों में भी बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया था जिसमें कि किस प्रकार से उसने रूस का सहारा लेकर के मध्य एशिया में एक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रदर्शन किया। क्योंकि मध्य एशिया के क्षेत्र को देखेंगे तो यह कबीलाई व्यवस्था वाला, यानी छोटे छोटे कबीले, घुड़सवार कबीले संगठित होते हैं। उसने सबको एकीकृत करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया तैमूर ने। उसको विरासत में कुछ नहीं मिला था, लेकिन उसने अपने दम पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि तैमूर के अधीन एक तैमूरी राजवंश का उदय हो जाता है। तैमूरी राजवंश का यहाँ पर उदय हो जाता है। तैमूर ने क्या किया, इसके हम क्या देखते हैं, यह एक विद्वान शासक था। यह एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था, ऐसे लिख सकते हैं, सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था। इसके शासनकाल में हेरात जगह का नाम है, जो अफगानिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है, एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व था। जो संस्कृति को प्रोत्साहन देता है वह क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक व्यक्तित्व कहलाएगा। इसके शासन में हम क्या देखते हैं, यहां तक कि हेरात तथा समरकंद जैसे क्षेत्र तथा समरकंद एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में उभरा। एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में उभरा या नगर के रूप में प्रसिद्ध होता है। क्योंकि यहां पर अच्छे अच्छे भवन बनाए, इसने बहुत सारे विद्वानों को सहारा दिया। इसलिए इसके काल में हम क्या देखते हैं कि हेरात और समरकंद जैसे क्षेत्र एक बड़े शासन, बड़े राज्य की तरफ बन जाता है। फिर हमने देखा कि लेकिन आगे चल करके क्या होता है, हालांकि जल्द ही मैं आगे लिखा देता हूं। 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य का विघटन हुआ। कुछ काल की अनिश्चितता के पश्चात तैमूर के अधीन तैमूरी साम्राज्य का विकास हुआ। यह एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था। इसके शासनकाल में हेरात तथा समरकंद एक सांस्कृतिक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब तैमूरी साम्राज्य का कर दीजिएगा, तैमूरी साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसके स्थान पर कुछ छोटे छोटे स्थान पर कुछ नए राज्य उभरे, जो प्रायः इसके ही नए राज्य उभरे।
सीधे कह सकते हैं जब तैमूरी साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके स्थान पर कुछ नए राजवंश यहाँ पर उभरते हैं, नए उभरते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, उत्तर में है उज्बेक, उत्तर में क्या हो जाएगा, उज्बेक हो जाएगा, या उज्बेक भी कहते हैं, उज्बेक। ये कौन है, तुर्की मंगोल है। तुर्की मंगोल समझ पाए, इसमें तुर्क और मंगोल दोनों का रक्त है। उत्तर में क्या है, उज्बेक। उज्बेक कहाँ है, वर्तमान में उज्बेकिस्तान इसी के नाम पर पड़ा है। देश का नाम आपने सुना है, अब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुर्की के नाम पर तुर्कमेनिस्तान पड़ा है, जहां तुर्की आबादी अधिक हो गई। जहां उज्बेक आबादी ज्यादा है उसको उज्बेकिस्तान कहते हैं। इसी उज्बेक से उज्बेकिस्तान शब्द भी बना हुआ है, देश का नाम भी है। उत्तर में जो राज्य स्थापित होता है वह स्थापित होता है उज्बेक साम्राज्य। उज्बेक साम्राज्य स्थापित होता है। यह क्या था, यह एक सुन्नी मुसलमान क्षेत्र था, सुन्नी धर्म को मानने वाला था, मानने वाला लेकिन क्रूर व्यवहार करने वाला, एक्चुअल में ये लूटपाट करते रहता था, करने वाला था। इसने क्या किया, इसने जल्द ही ट्रांसऑक्सियाना तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। ट्रांसऑक्सियाना उसी क्षेत्र में है, ट्रांसऑक्सियाना तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। फिर हम क्या देखते हैं, एक दूसरा राज्य हो गया, ये तो उत्तर में हो गया। फिर देखें हैं उत्तर के बजाय पश्चिम में अगर देखें, पश्चिम क्षेत्र में देखें तो यहां पर सफवी राज्य, सफवी या सफावी राज्य है। यह क्या है, यह है सिया राज्य, सिया कर देंगे, सिया नहीं, सिया राज्य, सिया राज्य होगा, जो है वर्तमान ईरान का क्षेत्र होगा, जहां पर हम देखते हैं कि ईरानी राजवंश का उदय होता है, सफवी राज्य का उदय होता है। सफवी राज्य कहां होता है, पश्चिम में होता है। ईरान पर इसका अधिकार था, ये सिया मत के हितैषी थे। चूंकि साम्राज्य के प्रसार तथा धार्मिक विभेद के कारण क्या होगा, कारण दोनों में या दोनों राज्यों में लगातार संघर्ष होता रहता। क्योंकि दोनों धार्मिक विभेद भी तो है ना, एक शिया है एक सुन्नी है, तो दोनों में हम देखेंगे कि लगातार विभेद था। इस वजह से धार्मिक विभेद भी है, राज्य का प्रसार भी करना है, यानी साम्राज्य का प्रसार करना है। और ये धार्मिक विभेद भी बड़ा गौर करने वाली बात। अगर आपको पता नहीं है कि शिया और सुन्नी क्या है तो आपको मैं बता दूं, इस्लाम के दो पंथ हैं और दोनों पंथ मानते तो पैगंबर मोहम्मद साहब को ही हैं, कुरान की शिक्षा को ही मानते हैं। लेकिन एक पंथ मानता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की वंशावली के आधार पर शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं, योग्यता के बल पर चलना चाहिए, जिसने योग्यता के बल पर शासन व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए वह आपका सुन्नी कहलाया। जो वंशावली के आधार पर शासन व्यवस्था चलाना चाहता था वह सिया कहलाया। सिया धर्म का प्रसार बहुत नहीं हुआ, सिया पंथ का प्रसार बहुत नहीं होता है, जबकि हम देखेंगे सुन्नी मुसलमान अधिक संख्या में आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोनों में एक धार्मिक भेद है, कुछ आचरण, जैसे आप देखेंगे ईरान के क्षेत्र में, जो वर्तमान में ईरान का क्षेत्र है, वहां पर देखेंगे कि जो सफवी वंश या सिया धर्म के लोग ईरान में सबसे पहले स्थापित होते हैं। लेकिन इन्होंने एक नई ही पद्धति शुरू कर दी और उस नई पद्धति में खुद को उसने शहंशाह घोषित कर दिया, यानी खलीफा के बराबर की उपाधि उसने स्वयं ले ली। सिजदा, पैबोस आदि प्रथा को प्रारंभ किया, जो जनरली सुन्नी मुसलमान गैर इस्लामिक मानते हैं, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि भाई किसी के आगे हम सर झुकाएं तो केवल खुदा के आगे हम कहीं सर नहीं झुका सकते। जबकि जो सिया मुसलमान शासक बने
उन्होंने कहा भाई मेरे सामने भी झुकाओ। और जैसे आप बलबन को देखें, बलबन तो वैसे सुन्नी मुसलमान था, लेकिन उसको ये प्रथा बड़ी अच्छी लगी क्योंकि अपने सामने सर झुकाते हुए देखना उसको अच्छा लगता था। तो सुन्नी मुसलमान होने के बावजूद उसने सिया वाले पद्धति को लागू कर लिया था। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन सिया और सुन्नी विवाद अभी भी देखते हैं चलता है, पहले भी चलता था। अभी आप देखिएगा दो राज्य बड़ा फेमस, नाम मैं आपको बताऊंगा, भले मैप आप क्लियर नहीं कर पाए। एक है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब का नाम सुना है? सऊदी अरब है, कहां है ये तो आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा है आपका ईरान, जिस ईरान की चर्चा हो रही है। तो सऊदी अरब बेसिकली क्या है, सुन्नी मुसलमानों का घर है, यानी सुन्नी धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वहीं आपको देखेंगे काबा भी है, मक्का मदीना सऊदी अरब में ही है। और ईरान में हम देखते हैं शिया धर्मावलंबी का गढ़ है। इसलिए अभी भी वर्तमान राजनीति में आप देखिएगा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में हमेशा संबंध तनावपूर्ण ही रहे। ईरान चाहता है कि शिया धर्म को प्रमोट करें, सऊदी अरब चाहता है सुन्नी धर्म को प्रमोट करें। इसलिए आप देखेंगे कि वर्तमान में भी आपको तनाव मिलेगा, यहां तो तनाव है। क्या लिखा हमने? पश्चिम में सफवी राज था, शिया राज्य था, वर्तमान ईरान का क्षेत्र है। साम्राज्य के प्रसार तथा धार्मिक विभेद के कारण दोनों राज्यों में लगातार संघर्ष होता रहता था। और तीसरा जो है वह है आपका ईरान के पश्चिम में एक नया राजवंश था। ईरान के पश्चिम में क्या होगा? एक हो जाएगा उस्मानिया राजवंश होगा, या उस्मानिया साम्राज्य, जिसको हम कहते हैं आगे चल करके अंग्रेजी में ओटोमन साम्राज्य। उस्मान था, उसके द्वारा यह साम्राज्य स्थापित किया गया। एक उस्मान सेना नायक था, उसके द्वारा यह साम्राज्य स्थापित किया गया था, इसलिए उसको उस्मानिया साम्राज्य कहते हैं। तुर्की में, वर्तमान तुर्की का क्षेत्र है। ईरान के पश्चिम में उस्मानिया साम्राज्य का यहां पर की स्थापना होती है। यह क्या था? इसका पूर्वी यूरोप से लेकर इराक तक प्रभाव था, इराक तक नियंत्रण था। लेकिन यह क्या चाहता था? नियंत्रण था, लेकिन यह ईरान को भी मिलाना चाहता था। लेकिन यह ईरान पर भी प्रभाव स्थापित करना चाहता था। उपरोक्त कारणों से तीनों साम्राज्य के मध्य लगातार संघर्ष चलते रहते थे। उपरोक्त कारणों से तीनों साम्राज्य के मध्य लगातार संघर्ष चलते रहते। मैं आशा करता हूं कि आपने पूरी तरह बात समझ ली होगी। संघर्ष चलते रहते थे, समझ पाए? तीनों राजवंश जो है, पहले तो मंगोल है, अकेला साम्राज्य था सबका। मंगोल साम्राज्य का विघटन हुआ तो फिर दूसरा एक सेना नायक आ गया, तैमूर ने भी बड़े राज्य की स्थापना की जिसमें ये सारे क्षेत्र शामिल थे। लेकिन तैमूर के विघटन के बाद इतना बड़ा कोई योद्धा नहीं बना कि जो इन तीनों क्षेत्रों को मिला करके एकीकृत ढंग से शासन कर पाए। इसलिए तीन सत्ता के केंद्र बन जाते हैं, उज्बेक, सफवी और उस्मानी। तीनों चूंकि सत्ता के बराबर केंद्र थे, तीनों में आपस में संघर्ष होता रहता था। संघर्ष का एक पक्ष आपका धार्मिक तनाव भी था, शिया और सुन्नी विवाद भी रहा होगा। ठीक है, इसी में हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसी क्षेत्र में, समरकंद के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं? समरकंद के पास ही इसी मध्य फरगना के क्षेत्र में, फरगना के एक छोटे से क्षेत्र में बाबर के वंशज द्वारा भी शासन किया जाता था। छोटे से क्षेत्र में शासन किया जा रहा था। कहां पर? फरगना, एक छोटा सा क्षेत्र फरगना है। कौन था? बाबर का पिता कौन था? बाबर का पिता जो था वह था आपका उमर शेख मिर्जा। बाबर का पिता कौन था? उमर शेख मिर्जा था।
उसके द्वारा फरगना में शासन किया जा रहा था। और इसी क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, यहां पर आगे उनकी मृत्यु के बाद, आगे हम क्या देखते हैं, इनकी मृत्यु के बाद 1498 में, आगे लिख देंगे, आगे उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद, की मृत्यु के पश्चात 1498 में मात्र 14 वर्ष की आयु में बाबर क्या बनता है, बाबर फरगना का शासक बना, बाबर फरगना का शासक बना। कहानी दिलचस्प है या नहीं, बाबर का नाम आपने सुना होगा। इसी मध्य फरगना के एक छोटे से क्षेत्र में बाबर के वंशज द्वारा भी शासन किया जा रहा था। बाबर का वंशज कौन है, उमर शेख मिर्जा है। आगे उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात 1498 में मात्र 14 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बनता है। फरगना कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है, एकदम मामूली सा क्षेत्र है, एकदम उजाड़ है, रेगिस्तान है, कुछ नहीं है वहां पर, जीने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उस क्षेत्र में वो शासक था, अलग थलग क्षेत्र था, एक छोटे से कबीले का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन बाबर बना तो बाबर के सामने चुनौती है, केवल 14 वर्ष के बालक, 14 वर्ष का बालक और छोटे से क्षेत्र में शासक, जिस पर कि हर कोई झपट्टा मारना चाह रहा है। खास करके उज्बेक इसका रिश्तेदार ठहरता था। उज्बेकों के द्वारा लगता था कि जल्दी से जल्दी इसको हटा दे, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर बाबर मजबूत होगा, उसमें उज्बेक ये हुआ करता था सेवानी खान, बड़ा पावरफुल लोग है। सेवानी खान के बारे में आप पढ़ेंगे तो बड़ा पावरफुल, मतलब इतिहास में कुछ पावरफुल शासक हुआ है तो उसमें एक सेवानी खान भी है। सेवानी खान ने कई बार इसको पराजित किया, कई बार, मतलब टिकने ही नहीं दिया। जब भी बाबर उससे युद्ध करने जाए, सेवानी खान उसको खदेड़ के भेज दे। बाद में भी देखेंगे कि उज्बेक इतने पावरफुल रहे, अकबर को भी हिलाता रहा, यानी अकबर के साम्राज्य की भी चूल्हे हिलाता रहा, इतना पावरफुल रहा उज्बेक। चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे, इसलिए उज्बेक को नाम याद रखिएगा। सेवानी खान की चर्चा हम आगे थोड़ा करेंगे, लेकिन आज का समय समाप्त हो रहा है तो कल सुबह इसको कंटिन्यू करते हैं। बड़ा दिलचस्प कहानी है, जो बैकग्राउंड है समझना जरूरी होता है, तभी चैप्टर में मन लगेगा। मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल रिंकू कुमार ठीक है। फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी नीचे हो जाएगा। परगना और फरगना में अंतर है। परगना क्या है, भारत में एक प्रशासनिक क्षेत्र है, फरगना वहां का एक क्षेत्र का नाम है। यहां पर 14 वर्ष लिखा गया है रिंकू कुमार जी, यहां पर 14 वर्ष लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो 14 वर्ष ही लिखेंगे, क्योंकि ये शब्द मैं नहीं डाल रहा हूं बल्कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो 14 वर्ष ही डालना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी को तो हम काट नहीं सकते हैं, मजबूरी हो जाती है जब तक एनसीईआरटी खुद ही अपने में बदलाव ना लाए। ठीक है, फरगना क्षेत्र का नाम है जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में या मध्य एशिया में है। परगना यहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र है। फरगना और फरगना में यही अंतर है। ठीक है, तो आंसर होगा यहां पर कल सुबह 8 बजे क्लास, 8 बजे क्लास होगी। ठीक है, सब कल सुबह 8 बजे क्लास होगी जैसे होती है। आज के लिए ही सिर्फ उसको अलग करते हैं, सिर्फ आज ही हम 6 बजे लेते हैं, बाकी दिन तो सुबह 8 बजे ही होती है। बाबर के बारे में इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, अभी तो और भी पढ़ेंगे शिवानी। देखो जब एडवांस पर पढ़ेंगे तो एडवांस के साथ थोड़ी और कहानी आ जाती है, लेकिन इतना कहानी काफ़ी होगा। देखिए बेस हमारा इतना बढ़िया बन जाएगा, मैंने बार बार कहा है कि एनसीईआरटी के साथ अगर चल रहे हैं तो आपका बेस इतना शानदार बनेगा, अगर आप इसका लाभ उठा पाते हैं तो आप सब छात्र से आगे निकल जाएंगे। बस मन लगा करके 3-4 महीने को जिए, बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत पावर आपको आ जाएगा, एक तरह से कंटेंट पर बहुत गहरी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, चलिए सुबह में मिलता हूं 8 बजे, इजाजत दें, बाय एंड टेक केयर।